नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। वक्फ बहाना क्या ओवैसी का मकसद है मोदी से टकराना? वक्फ के नाम पर अल्टीमेटम क्या असदुद्दीन ओवैसी आर पार के मूड में है? और सबसे बड़ा सवाल कि वक्फ के नाम पर ओवैसी का CAA UCC वाला दर्द आखिर क्यों छलका? कल हैदराबाद में MIM के हेडक्वार्टर दारुसलाम में बड़ा विरोध जलसा हुआ। मंच पर ओवैसी पर्सनल लॉ बोर्ड के चीफ और दूसरे संगठन के लोग थे। आयोजन तो वक्फ विरोध में बातों को रखने के लिए था, लेकिन मंच का इस्तेमाल मोदी विरोधी तकरीरों के लिए ज्यादा हुआ। ओवैसी बोले तो लगा कि वक्फ तो सिर्फ बहाना है, असल दर्द पुराना है और कुछ और ही है। ओवैसी ने हिजाब, CAA UCC का नाम लेकर मुस्लिमों को डराने की कोशिश की। पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से भी कहा गया कि कोर्ट से थोड़ी और अंतरिम राहत मिली है, लेकिन विरोध कानून रद्द होने तक सड़क पर जारी रहेगा। तो सवाल है कि कोर्ट में कानून पर सड़क पर विरोध क्यों? मोदी सरकार से क्या इंतकाम के लिए यह सब कुछ है? और सबसे बड़ा सवाल कि वक्फ क्या सिर्फ बहाना है, दर्द दरअसल पुराना है? करेंगे चर्चा, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। वक्फ विरोध के नाम पर क्या ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक की ठेकेदारी में सबसे आगे निकलना चाहते हैं? क्या ओवैसी के लिए वक्फ विरोध सिर्फ एक हथियार है? इसी बहाने वो नफरती तकरीरें कर क्या मोदी को मुस्लिमों का सबसे बड़ा विलेन साबित करना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि कल हैदराबाद में ओवैसी ने अपनी पार्टी के मुख्यालय दारुसलाम में जो कुछ कहा, उससे तो यही लगा कि ओवैसी का दर्द और डर सिर्फ नए वक्फ कानून की वजह से नहीं, बल्कि मजहबी ठेकेदारी छीनने के डर से। 11 साल से नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन को ताकतवर बनाने के बजाय उनके सरों से हिजाब को छीन रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी बुलडोजरों के जरिए सबसे ज्यादा दलित और मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हमारी शरीयत को हमसे छीनना चाहते हैं। पहले ट्रिपल तलाक का ऐसा कानून बनाया जो मुस्लिम खवातीन के खिलाफ बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने UAPA के कानून को गंदे तरीके से उसको और ताकतवर बना दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मजहब तब्दीली का कानून अपनी बीजेपी जहां पर इख्तिदार में रियासत में बनाया। फिर अब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात कर रहे हैं। तो क्या वाकई वक्फ तो बहाना है? असल में ओवैसी मोदी से इंतकाम ही लेना चाहते हैं। उन्हें दर्द वक्फ कानून में बदलाव से नहीं, बल्कि दर्द पुराना है जो ट्रिपल तलाक कानून के समय से चला आ रहा। ये दर्द CAA बीजेपी शासित राज्यों में धर्मांतरण कानून के बाद बढ़ा। वक्फ आया तो दर्द और बढ़ गया, बल्कि अब तो वक्फ के बाद UCC की आहट ने ओवैसी की बेचैनी इतनी बढ़ा दी है कि उन्हें मजहबी ठेकेदारी छीनने का डर सताने लगा। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। हमारे मंच पर खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने UCC को लेकर अपना कमिटमेंट जाहिर कर दिया था। अमित शाह जी, आपने वक्फ बिल की बात करी, UCC इसके बाद आ जाएगा, एक के बाद एक। क्या वक्फ के पीछे पीछे UCC? नहीं, पीछे पीछे क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से हम मानते हैं कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और इस देश की संविधान सभा ने यह तय किया। कांग्रेस पार्टी संविधान सभा का स्पिरिट भूल गई, हम नहीं भूले। जो मार्गदर्शक सिद्धांत देश की विधानसभा और संसद के लिए बनाए गए, इसके अंदर है कि ये देश किसी अनुकूल समय पर एक ही कानून से चलना चाहिए, कानून धर्म के आधार पर नहीं होने चाहिए। और मेरी पार्टी की स्थापना हुई तब से एक भी घोषणा पत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमने नहीं कहा है कि हम UCC लेकर आएंगे। पीछे आगे क्या होता है? हमारा कमिटमेंट है। हमने कहा था 370 हटाएंगे, हटा दिया। हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया। और हमने कहा था UCC लेकर आएंगे, UCC भी आएगा। तो क्या वाकई अमित शाह के UCC को लेकर दावे नहीं ओवैसी की नींद उड़ा दी है और इसीलिए वो मुस्लिमों को उकसाने के अपने मिशन में लगे हैं? उकसाने के लिए ओवैसी ने मीर जाफर से लेकर अल्लाह तक का नाम लिया। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने सफों में इत्तेहाद को मजबूत रखिए। याद रखो, बीजेपी संघ परिवार हमारे सफों से बाज मीर जाफर, मीर सादिक को खड़ा करेगी। इनसे एहतियात करो। जिस चीज का मालिक अल्लाह है
मोदी कह रहे हैं कि उसका मालिक अल्लाह नहीं रहेगा। अब मोदी आप खुद देखोगे, अल्लाह कैसा बता देगा अपना जल्ले जलालहू। अल्लाह जिस जमीन का, जिस जायदाद का मालिक है, उसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम औलिया अल्लाह के आस्थानों की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वक्फ के बहाने सिर्फ ओवैसी उकसाने में नहीं लगे हैं। कल ओवैसी के मंच से शाही मस्जिद के इमाम मौलाना हसन हमूमी ने इसे वसूलों की जंग बताया, तो पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कानून के रद्द होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने की बात दोहराई। ये जर की जंग है, न जमीनों की जंग है, ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते। अज़्म कीजिए, इरादा कीजिए कि जब तक ये पूरा कानून मुस्तरद नहीं हो जाए, हम अपना ये एहतजाज जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह एहतजाज जारी रखेंगे आप लोग इंशाअल्लाह। तो क्या मौलानाओं की ये ब्रिगेड सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक भी इंतजार के मूड में नहीं है? देश में जो ट्रिपल तलाक कानून के समय नहीं हो पाया, जो CAA कानून के समय नहीं हो पाया और जो राज्यों में धर्मांतरण कानून के समय नहीं हो पाया, वह वक्फ कानून पर UCC का डर दिखाकर करना चाहते हैं। इसीलिए कोर्ट के फैसले तक का इंतजार नहीं हो रहा। आज बिहार के किशनगंज में विरोध प्रदर्शन हो रहा। 22 अप्रैल को तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ कानून के विरोध में आयोजन है। 30 अप्रैल को रात 9 बजे आधे घंटे का ब्लैकआउट प्लान हो रहा। 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़े प्रदर्शन की योजना है। 18 मई को तेलंगाना आंध्र प्रदेश में राउंड टेबल मीटिंग होने वाली है। 22 मई को हैदराबाद और आसपास की महिलाओं का प्रोटेस्ट है। 25 मई को ह्यूमन चेन बनाकर विरोध जताना है और 1 जून को हैदराबाद के इंदिरा पार्क में धरना प्रदर्शन का आयोजन है। मौलाना सड़क पर है, ओवैसी वक्फ के बहाने मोदी से टकराना चाहते हैं। इसके लिए मुस्लिमों को सरेआम उकसाने की पुरजोर कोशिशें भी हो रही, तो दूसरी ओर बीजेपी से जवाब भी आया। माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने 2 टूक कह दिया, यतीमों का हक मारने वालों का बुर्का फट चुका है और अब ये कहीं भी बचने वाले नहीं है। ऐसा कोई बचा नहीं है जिसको इन्होंने लूटा नहीं है, सबको लूटा इन्होंने, सब देख रहे हैं। नैतिकता की ये लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने वक्त की प्रॉपर्टी पर अपने महल खड़े किए हुए हैं। नैतिकता की ये लोग बात कर रहे हैं जो यतीम, बेसहारा और बेवाओं के हक को मार कर बैठे हुए हैं। इनका जो बुर्का है वो फट गया है, अब ये कहीं नहीं बच पाएंगे, ना हम मुसलमान भाइयों के बीच में, ना हम भारतीयों के बीच में, और ना अल्लाह के पास भी बच पाएंगे। तो क्या जमाल सिद्दीकी के मुताबिक ओवैसी जैसे नेताओं का बुर्का फट चुका है, मुस्लिमों की ठेकेदारी छिनती जा रही है, इसीलिए ट्रिपल तलाक, CAA कानून और धर्मांतरण कानून के समय देश के आम मुसलमानों ने मोदी सरकार का साथ दिया और दरअसल यही दर्द ओवैसी और पर्सनल लॉ बोर्ड को सताया जा रहा। इसीलिए वो वक्फ कानून के समय UCC का डर दिखाकर एक आखिरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश मुस्लिमों को मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा कर देने की, और इसीलिए कभी देश में कई शाहीन बाग बनाने की बात हो रही, तो कभी अल्लाह का वास्ता देकर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो भाई सवाल तो यही है कि सड़क पर है तो क्या सीधे मकसद है मोदी से टकराना, और दर्द क्या है, वक्फ विरोध का या फिर दर्द कोई पुराना जो अब निकल कर सामने आ रहा है। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। तोहिन सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, नाजिया इलाही खान पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, फैज खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, नाहिद लारी खान है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, राजीव रियाज प्रताप गढ़ी है MIM पार्टी को इनकी विचारधारा सपोर्ट करती है, नूर अहमद अजहरी साहब है जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत रियाज प्रतापगढ़ी आपसे करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है कि भाई वक्फ का विरोध है या दर्द कोई पुराना है, क्योंकि आप हिजाब तक आपके नेता पहुंच गए, CAA तक पहुंच गए और तो और डर UCC का दिखा रहे। क्यों है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इस देश में आंदोलन होते रहे हैं, बिलों का विरोध होता रहा है, किसान आंदोलन हुआ, दलितों का आंदोलन हुआ है, करणी सेना ने अभी दलित सांसद घर पर पूरा धावा बोल दिया, कोई घबराहट नहीं है। लेकिन मुसलमान अगर कहीं इकट्ठा हो जा रहे हैं तो इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिल जा रही है। और मैं बता दूं आपको, जब लोकतंत्र मजबूत होता है तो वहां जिंदा कौमें एहतजाज करती हैं, प्रदर्शन करती हैं, विरोध प्रदर्शन करती हैं। ये हमारी डेमोक्रेसी जिंदा है, मजबूत है, ये इसकी दलील है, ये सबूत है आपके सामने कि हम जो है एक जिंदा लोकतंत्र है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और करते रहेंगे। विरोध प्रदर्शन से किसने मना किया? हमने कहा कि विरोध प्रदर्शन मत करिए जी, कहा किसी ने विरोध प्रदर्शन मत करिए? परेशानी क्या है? किसी ने कहा कि विरोध प्रदर्शन मत करिए? यह सवाल अभी विरोध प्रदर्शन को लेकर पूछा गया था। सवाल तो बयान को लेकर था कि भाई वक्फ विरोध में एक जलसा कर रहे थे
और उस जलसे में वक्फ को लेकर बातें होनी थी, लेकिन हिजाब से शुरू हुए CAA तक आए और UCC तक पहुंच गए। वक्फ की चर्चा तो मुझे लगता है शायद कमी हुई। देखिए, सारे कवानीन जो आपने यहाँ अमेंड किए हैं या नए बनाए हैं, ये भारतीय मुसलमानों के हित में नहीं है। अरे इस अमेंडमेंट में CAA की चर्चा कहां से आ गई? अरे भाई, कल मंच से CAA हिजाब छिन रहा है, इसकी चर्चा की क्या जरूरत थी? किस महिला के सिर से हिजाब छिन गया? किस मुसलमान के सिर से हिजाब छिन गया? बोलने की आजादी है इस मुल्क में। हमारा संविधान हमको इजाजत देता है कि अपनी बात हम रख सके। आप कुछ भी बोलते रहे। नहीं, बहुत सही बात है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो मनाए बोलेंगे, जितने भी जिसको मनाए उकसाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि कब्रिस्तान हमारा 7% है, मुसलमान कहां दफन होगा? मुसलमान जलाया नहीं जा सकता, उसको दफन होना इसी मिट्टी में। किस मुसलमान को दफन करने के लिए कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली? नहीं, अधिकारी राजीव रियाज प्रतापगढ़ी किस मुस्लिम को दफन करने के लिए कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली? मुझे बताइए। मैं यही अर्ज कर रहा हूं आपसे, मैं यही अर्ज कर रहा हूं। नहीं, अर्ज क्या कर रहा हूं? अर्ज नहीं कर रहे साहब, आप भड़का रहे हैं। इसे अर्ज करना नहीं कहते हैं। आने वाले वक्त में जब जमीनें हड़प ली जाएंगी, सोच लिया आपने खुद से, सपना देख लिया राजीव रियाज प्रतापगढ़ी आपने कि कब्रिस्तान नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी दफनाने के लिए आने वाले वक्त में? क्या उस सपने का आधार है? कोई नहीं जानता। भाई आपको बताऊं कि कब्रिस्तानों पर भी कब्जा कर रखा है लोगों ने। अरे तो जो कब्जा कर रखा है, जाकर उसके खिलाफ खड़े हो जाइए, अदालत में केस कर दीजिए। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हो वो पार्टी तो वकीलों से भरी पड़ी है, जाकर केस करिए ना, हमारे कब्रिस्तान पर कब्जा है, करिए अदालत में। हो रहा है राकेश भाई, लेकिन आपको बात पता है, इस मुल्क में कानूनी प्रक्रिया इतनी मुश्किल है कि उसको नतीजा आते आते एक लंबा वक्त लग जाता है। सब विवादित हो जाएगा, सारी वक्त की प्रॉपर्टी आ गए। अब आप लाइन पर, मुसलमानों के पास। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, अब आप लाइन पर आ गए, और लाइन भाई ये है कि कोर्ट में चला गया मामला तो मानेंगे नहीं, हम सड़क पर ही रहेंगे, कोर्ट सुनवाई करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब। नहीं, कोर्ट का पूरा सम्मान है, लेकिन सबसे ऊपर कार्यपालिका है। तो अभी क्यों कहा? न्यायपालिका से ऊपर जो है हमारा संसद है। तो संसद से तो पास हो गया। नहीं, फिर तो संसद से पास हो गया राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, संसद से तो पास हो गया, पूरी मेजोरिटी के साथ पास हुआ, राष्ट्रपति ने बाकायदा हस्ताक्षर कर दिया, गैजेट भी जारी हो गया। मेजोरिटी के साथ इसको एबॉलिश किया जाएगा राकेश भाई। अरे तो जब किया जाएगा तब किया जाएगा, आने तो दीजिए पहले मेजोरिटी, आने तो दीजिए राजीव रियाज प्रतापगढ़ी पहले मेजोरिटी। लोगों को जगा के रखेंगे कि आपको इसका ठीक, मतलब एक लाइन की बात है, मतलब एक लाइन की बात है, ये कानून सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई दिखावा है, असल लड़ाई सड़क पर है, असल लड़ाई सड़क पर। ये जो तारीखें मैं बता रहा हूं ना स्क्रीन पर जो चल रही हैं कि 22 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 जून, असल लड़ाई ये है, कोर्ट वाला सिर्फ दिखावा है। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी आपके मन में जो बातें आपने कही है, रुक जाइए, तोहिन सिन्हा एक बात साफ है जो राजीव रियाज प्रतापगढ़ी ने कही कि भाई ये कानूनी लड़ाई दिखावा है, इनके हिसाब से ये सड़क पर जो चल रहा है वही असली लड़ाई है, और मकसद ये है कि एक एंटी मोदी मुस्लिम मोर्चा बनाकर रखा जाए। नमस्ते राकेश जी, देखिए ओवैसी जैसे लोगों के जमीन के नीचे से पैर खिसक चुकी है, जमीन खिसक चुकी है पैर के नीचे से, और इसीलिए ये आए दिन जो है बरगलाते लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज चिंता की बात यह है कि एक इसी प्रकार के जिहादी मानसिकता, जिहादी प्रवृत्ति वाले लोगों की एक नेटवर्क खड़ी हो गई है, और उस नेटवर्क में कौन कौन है? हफीजुल अंसारी, झारखंड के मंत्री जो है बयान देते हैं कि शरिया और संविधान की तुलना अगर करें तो शरिया उनके लिए ऊपर है। बंगाल में सिद्दीकुल्ला चौधरी की बात आप सुन चुके हैं। सिद्दीकुल्ला चौधरी कहते हैं, जो लाइब्रेरी मिनिस्टर है ममता बनर्जी के, कि ममता सीएमओ के ऑफिस से कॉल आया कि बहुत खुश है प्रोटेस्टर्स को देखकर। उसी प्रकार कबीर खान जो एक्स कॉर्पोरेटर है कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका में, कहते हैं कि हर जगह 8-10 लोगों को मारा जाना चाहिए था। अब सबसे पहले तो आप ये एआईएम के जो रिप्रेजेंटेटिव उनसे पूछिए कि क्या वो हफीजुल अंसारी के बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्या वो कबीर खान के बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि ये पूरा जो नेटवर्क बन रहा है तो इसके पीछे ममता बनर्जी और राहुल गांधी जो है वो छुपे हुए बड़े खिलाड़ी हैं। और
ओवैसी जो है, ओवैसी तो मतलब वो कोई खर्चीला खिला है, वो वैसे ही जो है वो उसको कोई काम धाम है नहीं। ओवैसी जी जो है वो हर बात को लेकर निकल जाते हैं, लेकिन जो बड़े दिमाग इसमें हैं वो ममता बनर्जी और राहुल गांधी के हैं। और जब तक ये एक्सपोज नहीं होते हैं, इस देश को जो है इस देश के मुसलमानों को गुमराह करने का काम ये लोग करते हैं। ठीक है। राजीव रियाज प्रताप गढ़ी आऊंगा, आप रिप्लाई करिएगा इनको। एक बार बाकी मेहमानों के पास चला जाऊं। सैयद जवाद हमारे साथ जुड़े हैं अजहरी जी की जगह, कोई उनके साथ नेटवर्क में दिक्कत है। अब मैं नाहिद लारी खान जी आपके पास आ रहा हूं। याचिका तो आपकी पार्टी के नेताओं ने भी दाखिल की है कोर्ट में। यहां तो राजीव रियाज प्रतापगढ़ी ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ दिखावा है, कोर्ट में कानूनी लड़ाई तो बड़ी लंबी चलती है, असल लड़ाई तो ये सड़क पर है जो चल रही है, और असल लड़ाई का मकसद है अगले चुनाव तक माहौल बना के रखा जाए और मोदी को एंटी मुस्लिम साबित किया जाए। अपनी बारी पर बोलिएगा राजीव रियाज प्रतापगढ़ी। मैं वही कह रहा हूं जो आपने कहा, मैं वही कह रहा हूं जो आपने कहा, तो इसलिए बीच में नहीं। बोलिए नाहिद जी। नहीं पांडे जी, मैं आपकी बात सुन रही थी, जो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट था। आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले इस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेना चाहिए, आपने कहा। ठीक बात है, लेकिन जो माननीय उच्चतम न्यायालय है, जब सख्त आदेश देने की बात कही माननीय उच्चतम न्यायालय ने, तो माननीय मोदी जी के नुमाइंदे ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय में कहा कि सख्त आदेश ना दीजिए, हम ये आपको आश्वस्त करते हैं, हम न्यायालय को आश्वस्त करते हैं कि सरकार इसको लागू नहीं करेगी। तुरंत माननीय न्यायालय ने इसको रिकॉर्ड में ले लिया। रिकॉर्ड में लेने का मतलब कि अब ये बिल लागू नहीं होगा फिलहाल। अब जब ये बात है, तो क्यों, अगर विरोध से आपत्ति है, जैसा बीजेपी बार बार बोल रही विरोध से आपत्ति है, तो बीजेपी जब मामला विचाराधीन है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो बीजेपी क्यों बार बार कह रही कि हम मुस्लिमों के घर जाएंगे और कानून के फायदे उठाएंगे। रोज अखबारों में आ रही, देखिए आज भी अखबार में आया कि मुसलमानों के घरों में जाएंगे और हम वक्फ के कानून के फायदे बताएंगे। क्या छपास की बीमारी होगी बीजेपी को? जब मामला विचाराधीन है तो बीजेपी क्यों इस पे बात कर रही है? या छपास की बीमारी होगी बीजेपी को कि मीडिया के माध्यम से छपते रहे, या फिर बीजेपी इस प्रयास में कि मुसलमानों को उकसाएं, ज्यादा उकसाएं तो विरोध हो। तो आप ये समझे। दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं कि विरोध क्यों हो रहा है, अरे भाई लोकतंत्र में सबको आजादी है विरोध करने की। 90% प्लस पीडीए समाज, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन शुरू दिन से इस बिल के खिलाफ थी और शुरू दिन से बता रहे थे कि बिल नहीं लागू होना चाहिए, लेकिन फिर भी बीजेपी ने इस बिल को लेकर आए, तो जाहिर सी बात है इस बिल का विरोध होगा। अभी मैं सुन रही थी, आप दिखा रहे थे कि अमित शाह जी बता रहे थे कि स्थापना दिवस की अपनी बात कर रहे थे। अरे स्थापना दिवस तो 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में हुआ ही था बीजेपी का। जब क्यों हुआ था? क्योंकि पिछड़े दलित आदिवासियों के विरोध में हुआ था बीजेपी का स्थापना 6 अप्रैल को, कि पिछड़े दलित समाज के लोग जो है देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, चाहे वो आदरणीय बाबू जगजीवन राम जी हो, चाहे वो आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी हो। कह रहे थे शाह जी कि राम मंदिर उन्होंने बनाया, राम मंदिर उन्होंने बनाया। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहती हूँ कि संज्ञान ले, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अच्छा चलिए ना, अभी आप बहुत दूर तक चली गई नाहिद जी, आप बहुत दूर तक चली गई। मैडम मैं दो बातें कहता हूँ, मैडम मैं दो बातें कहता हूँ। अरे आपने दिखाया। हाँ सुनिए, मैंने 2 मिनट आपको सुना ना, अब एक क्रॉस क्वेश्चन है, उसका जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा। अब सुनिए मैडम, 2 बातें। एक तो मैं पहले फैक्ट चेक कर दूं, कानून पर किसी तरीके की रोक नहीं है, पहला फैक्ट चेक। दूसरा फैक्ट चेक आपको बताता हूं, केंद्र सरकार की ओर से, सॉलिसिटर जनरल की ओर से कहा गया कि हमें 7 दिन का जवाब दाखिल करने के लिए समय दीजिए। हम ये आश्वस्त करते हैं कि तब तक वक्फ बाई यूजर के प्रावधान, कोई स्टेटस हम चेंज नहीं करेंगे और बोर्ड में किसी तरीके की कोई नियुक्ति नहीं होगी। इन दोनों स्टेटमेंट को कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया और कोई आदेश दिया नहीं, और 5वां नहीं, तो कानून पर रोक नहीं है इन 2 प्रावधानों को छोड़कर। तो गलत बातें देश के सामने नहीं नाहिद जी, थोड़ी सी तैयारी के साथ। मैं बस इस चीज को दुरुस्त करना चाहता था। नहीं, बिल्कुल मैंने कहा जब मामला विचाराधीन और फिलहाल इस पे रोक लगाई गई है। नहीं, रोक नहीं लगी है ना, यही तो बात है कि नाहिद जी रोक नहीं लगी है ना, रोक नहीं लगी है। ये 2-3 बातों को छोड़कर कोई रोक नहीं लगी है, यही बात नाहिद जी आपको समझा रहा हूं मैं। तो कोई गफलत में ना रहे कि रोक लगी है इन 2-3 बातों को छोड़कर। प्राइमा फेसिया तो माननीय सुप्रीम, अब आप मान लीजिए प्राइमा फेसिया तो कोई कुछ भी मान सकता है। आपका अपना नैरेटिव होगा, तुहिन सिन्हा का अपना नैरेटिव होगा, राजीव रियाज का अपना नैरेटिव होगा, नाजिया का अपना होगा, यहाँ पर जो बैठा सब अपना नैरेटिव लेकर चले आए। चलिए आप बोल लीजिए। नहीं, मैं सिर्फ फैक्ट बोल रहा हूं। और क्या ये फैक्ट गलत है नाजिया? आपको जब बोलने नहीं देना, नहीं बोलने देना है, मैंने 2-2.5 मिनट मैडम आपको बोलने दिया, लेकिन गलत बातें देश के सामने नहीं।
नाजिया, क्या मैंने गलत बात कही? तो आप राकेश जी, आपको और मेरे सभी को पैनलिस्ट को हर हर महादेव, वंदे एक मिनट मातरम, रुकिए संविधान की जय, नाजिया, और 10 सेकंड, संविधान नाजिया मानने 10 वालों को मैं सेकंड, जय नाजिया 10 सेकंड, 10 सेकंड, नाहिद जी बताइए, 30 सेकंड में बताइए मैंने क्या गलत बोला। भारत रखने से मतलब ये नहीं कि आप देश हित की बात कर रहे हैं। अरे तो बताइए ना, क्या गलत कहा, क्या गलत कहा? मैं आपको चैलेंज देता हूं। व्यापार बढ़ाने की बात कर रहे हैं नाहिद जी, भारत रखने से आप भारत हित की बात नहीं कर रहे, देश हित की बात। तो समाजवादी पार्टी नाम रख लेने से भी आप समाजवादी नहीं हो गई? सुनिए नाहिद जी, समाजवादी पार्टी नाम रख लेने से भी समाजवाद के सिद्धांतों पर आप चल लेंगे, ये कोई कहीं स्टैम्प पेपर पर नहीं लिख दिया गया। तो हमारे चैनल के नाम पर मत जाइए, मैं आपको पहले बता रहा हूं। मैं आपको बीजेपी का बात करिए, मैं आपको समय दे रहा हूं। बीजेपी नहीं, मैं आपको समय दे रहा हूं और मैं बीच में बिल्कुल नहीं आऊंगा। आपको जितना समय हो लीजिए, और मैंने क्या गलत कहा उसको साबित करिए देश के सामने। आपका समय अब शुरू होता है, चलिए बोलिए। अरे मैंने आप मुझे मिसकोट करे, मैंने तो कहा फिलहाल रोके, लेकिन फिर भी कानून पर रोक लेंगे मैडम, आपने बार-बार मिसकोट किया, क्यों मिसकोट कर रहे हैं? आप गलत बोल रही हैं, कानून पर रोक नहीं है। 2-3 बातों को छोड़कर